हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप RSAT की तैयारी में लगे हुए होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और बहुत परफेक्ट हो गई होगी, क्योंकि एग्ज़ाम कुछ ही समय बाद है दोस्तों। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करूंगा इस क्लास के सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे मेरे से पहले। अगर आपको नहीं आता है तो मैं इसका जवाब दूंगा दोस्तों वैसे, ठीक है। लेकिन आपको जवाब देना है, क्योंकि जब भी आपको पता लगेगा कि भाई आपको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और लास्ट में एंड में आप काउंटिंग करना है कि आपने इस क्लास में से कितने ऐसे पर्सन थे जिनके सही जवाब दिए थे, ठीक है। फिर देखते हैं कि भाई कितने आपके सवाल सही होते हैं। तो पहला सवाल आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि जन सूचना पोर्टल, क्या बच्चों, जन सूचना पोर्टल, ध्यान से देखिएगा, जन सूचना पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये नागरिकों को किस प्रकार की सुविधा प्रदान करता है। बताइए क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब। क्या पूछ रहा है आपसे कि जन सूचना पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये नागरिकों को किस प्रकार की सुविधा प्रदान करता है। चार ऑप्शन आपके सामने और चारों में से कौन सा यहाँ पे सही होगा वो आप कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। पहला यहाँ पे है दोस्तों आधार पंजीकरण आवश्यक करना, दूसरा है URL प्रदान करना, तीसरा सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना और चौथा ऑप्शन है विभागों की शर्तें शिकायतें दर्ज करना। बताइए दोस्तों जन सूचना पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन तो जल्दी से आप इसका जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे जन सूचना पोर्टल की बात की जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य होगा दोस्तों सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन, सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करूंगा दोस्तों पहले का प्रश्न का आपको आंसर पता लग गया होगा, सी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों का ठीक हो गया होगा। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि SSO में नया रजिस्ट्रेशन किन किन तरीकों से किया जा सकता है जिससे यूजर अपनी पहचान प्रमाणित कर सके। बताइए क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब कि SSO में नया यूजर रजिस्ट्रेशन किन किन तरीकों से किया जा सकता है जिससे यूजर अपनी पहचान प्रमाणित कर सके। पहला आधार के माध्यम से, दूसरा भामाशाह कार्ड या भामाशाह के माध्यम से जिसका आप जनाधार नाम है, ये दोनों A और B, या फिर बात करें इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आएगा आधार के माध्यम से भी आप कर सकते हो और भामाशाह के माध्यम से भी आप कर सकते हो, मतलब A और B दोनों होंगे। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, A और B दोनों। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपने सी पे टिक कर लिया होगा दूसरे में। तो पहला और दूसरा प्रश्न किन किन बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे। अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि राजस्थान संपर्क पोर्टल में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण शामिल नहीं होता है। बताइए कौन सा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एलोकेशन। बताइए दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने और चारों में से कौन सा यहाँ पे चरण शामिल नहीं है। नहीं है पूछा गया है आपसे कि कौन सा चरण यहाँ पे शामिल नहीं है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों मॉडरेशन शामिल नहीं है। कौन सा दोस्तों, मॉडरेशन। यहाँ पे आएगा B ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज की चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष अधिकतम कितनी राशि तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान किया जाता है। 25 लाख, 20 लाख, 10 लाख या 5 लाख। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष अधिकतम कितनी राशि तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान किया जाता है। 25 लाख, 20 लाख, 10 लाख या 5 लाख। दोस्तों इसका सही जवाब होने वाला है दोस्तों 5 लाख। कितना होगा बच्चों, 5 लाख होगा। तो उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा, डी ऑप्शन इज राइट, 5 लाख। ओके, अब चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि आयुष्मान भारत योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है जो इसके लाभ और कवरेज को दर्शाता है। पहला ऑप्शन केवल एक राज्य में लागू है, दूसरा केवल सरकारी अस्पतालों में लागू है, या तीसरा ऑप्शन केवल निजी अस्पतालों में लागू है, या फिर बात करें पूरे देश में लागू कोई और कई अस्पतालों में मान्य। ठीक है, क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब। तो आयुष्मान भारत योजना के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। देखिएगा जो कथन सही है तो यहाँ पे आएगा पूरे देश में लागू होता है और कई अस्पतालों में मान्य भी होता है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट बच्चों। क्या आएगा, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर, लेकिन मुझे बताइएगा कि इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं। ठीक है, जिनका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में सही दिया है, जल्दी से बताइएगा मुझे। अब चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है राजस्थान संपर्क के माध्यम से नागरिक किस प्रकार की
किस प्रकार अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। राजस्थान संपर्क के माध्यम से नागरिक किस प्रकार अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर के द्वारा, ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा या मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा या उपरोक्त सभी। दोस्तों राजस्थान संपर्क की बात की जाए तो यहाँ पे नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर कोई पूछे कौन से हैं भाई 181 पे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ऑनलाइन पोर्टल भी है और मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा बच्चों, डी ऑप्शन आएगा कि टोल फ्री नंबर के द्वारा भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा भी कर सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा भी हम कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एसएसओ का मुख्य उद्देश्य क्या है जो यूजर एक्सपीरियंस और सिस्टम एफिशिएंसी दोनों को बेहतर बनाता है। एसएसओ का मुख्य उद्देश्य क्या है जो यूजर एक्सपीरियंस और सिस्टम एफिशिएंसी दोनों को बेहतर बनाता है। हेल्प डेस्क कॉस्ट कम करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना या प्रोडक्टिविटी बढ़ाना या उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों 7वें का सही जवाब, उम्मीद है आप सभी बच्चे देंगे इसका जवाब सही। तो एसएसओ का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है दोस्तों हेल्प डेस्क कॉस्ट कम करना, पहला ऑप्शन सही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। तो मतलब आएगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। क्या आएगा, डी ऑप्शन इज राइट, उपरोक्त सभी। उम्मीद करूंगा 7वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा और साथ के साथ किन बच्चों के एकदम सही हो चुके हैं प्रश्न वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं बिना किसी देरी के आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान जनाधार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। प्रत्येक परिवार को यूनिक आईडी दी जाती है, पर परिवार की महिला मुखिया को आईडी दी जाती है, या प्रत्येक सदस्य को अलग अलग 16 अंकों की आईडी दी जाती है, या आधार नंबर को जनाधार से लिंक करना आवश्यक है। तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कथन गलत है कि प्रत्येक सदस्य को अलग अलग 16 अंकों की आईडी दी जाती है, ये कथन एकदम दोस्तों गलत है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आएगा, यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं आज के 9वें प्रश्न की। 9वें प्रश्न की क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पूछ रहा है कि डीबीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है जो सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने में मदद करता है। डीबीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है जो सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने में मदद करता है। पहला ऑप्शन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या फिर बात करें डाटाबेस ट्रांसफर, या बात करें नन ऑफ अबोव। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए आप कमेंट बॉक्स के अंदर। डीबीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, मतलब ए ऑप्शन इज राइट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। 9वें में क्या आएगा बच्चों, ए ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपका सही हो गया होगा। अब चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी कि पीएसके का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये नागरिकों को किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है। पहला पब्लिक हेल्प सेंटर, दूसरा पब्लिक सर्विस सेंटर, तीसरा पासपोर्ट सर्विस सेंटर, या नन ऑफ द अबोव। क्या होगा बच्चों 10वीं का सही जवाब, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी कि पीएसके का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये नागरिकों को किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है। तो बात करें दोस्तों पीएसके की, तो ये जो करता है दोस्तों, ये करता है पासपोर्ट सर्विस सेंटर सुविधा, ठीक है, या सेवा जो भी आप बोले, सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा कि आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर का अर्थ होता है और ये किस जानकारी को दर्शाता है। तो दोस्तों जो पीएनआर होता है ना, वो होता है एक तरीके से, यहाँ पे 4 ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं एक बार। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पब्लिक नेम रिजर्वेशन, पर्सनल नेशनल रिकॉर्ड, या नन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों पैसेंजर नेम रिकॉर्ड को रखता है ये, ठीक है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड 11वीं में आएगा बच्चों, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल यानी कि एनवीएसपी के माध्यम से ईपीआईसी का क्या अर्थ होता है और ये किस प्रकार के दस्तावेज को दर्शाता है। यहाँ पे बात करी जा रही है दोस्तों ईपीआईसी की, किसकी बात की जा रही है, ईपीआईसी की बात की जा रही है। तो इसका अर्थ क्या होता है, पहला ऑप्शन इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, या बात करें इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल आइडेंटिटी कोड, या बात करें इलेक्ट्रोल पब्लिक आईडी कार्ड, या नन ऑफ द अबोव। क्या होगा दोस्तों 12वें का सही जवाब, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको आता है तो यहाँ पे बात करें दोस्तों जो ईपीआईसी का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा दोस्तों इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ए ऑप्शन इज राइट। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे होगा
ए ऑप्शन इज राइट। 12वीं में क्या आएगा बच्चों, ए ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं 12वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा सभी को। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि आधार की विशेषता क्या है और ये किस प्रकार की पहचान प्रदान करता है। पहला ऑप्शन 12 अंकों की संख्या, दूसरा UIDAI द्वारा जारी पहचान, या दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आधार की बात की जाए तो 12 अंकों की संख्या होती है इसकी पहचान, सही बात एकदम। और यहाँ पे UID द्वारा जारी पहचान होता है, मतलब UIDAI द्वारा जारी किया गया था ये, तो दोनों बात दोस्तों सही है, यहाँ पे दोनों ही सही है। तो यहाँ पे आएगा ए और बी दोनों, मतलब सी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन आएगा, ए और बी दोनों। 13वें में क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप, ठीक है। 13वें में लगा लीजिए सी पे टिक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि IRCTC SMS सर्विस का उपयोग किस नंबर के माध्यम से किया जाता है जो रेलवे से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। 148, 191, 139 या 911। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। IRCTC SMS सर्विस का उपयोग किस नंबर के माध्यम से किया जाता है जो रेलवे से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। 148, 191, 139 या 911। दोस्तों यहाँ पे आएगा 139 यानी कि 139। सी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि TDS का क्या अर्थ होता है और यह किस प्रकार की कर प्रणाली से संबंधित है। पहला ऑप्शन टाइम डिपॉजिट स्कीम, टोटल डिपॉजिट स्कीम, या बात करें टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स, या नन ऑफ द अबोव। तो दोस्तों TDS का पूरा नाम होता है टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स। सी ऑप्शन इज राइट। तो बताइए दोस्तों इन 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं बिना किसी मतलब एक तरीके से तुक्के से, ठीक है। तो इन 15 में से 15 किन बच्चों के एकदम सही हो चुके हैं, मैं मानूंगा तैयारी उनकी बहुत बेटर है, ठीक है। और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इस क्लास को उन बच्चों के पास ज़रूर शेयर करो जिनकी RSCIT के एग्जाम है, ठीक है। हो सकता है कि क्लास उनके लिए बहुत बेनिफिट साबित हो, ठीक है। और आप भी इस क्लास में जितने भी प्रश्न है ना सबके आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन परफेक्ट हो जाएंगे ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पे 16वां। ध्यान से देखिएगा कि नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, ये का पूरा नाम क्या है, NVSP का पूरा नाम है। सवाल आएगा NVSP का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल इसका फुल फॉर्म है। कि शुरुआत किस अवसर पर की गई थी जिससे मतदाता सेवाओं को डिजिटल रूप में सुलभ बनाया जा सके। बताओ दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। पहला ऑप्शन नेशनल इलेक्शन डे है ना, दूसरा आ रहा है नेशनल सोशल सर्विस डे, नेशनल वोटर्स डे, या बात करें नन ऑफ द अबोव। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब। तो यहाँ पे आएगा नेशनल वोटर्स डे। क्या आएगा बच्चों, नेशनल वोटर्स डे यहाँ पे आएगा सही ऑप्शन। तो लगा लीजिए 16वें में सी ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पे सामने आपको दिखाई दे रहा है, एक बार पढ़िए सभी बच्चे साथ में कि निम्न में से कौन सी स्टोरेज कैपेसिटी एक सामान्य CD DVD की स्टैंडर्ड कैपेसिटी के अनुरूप नहीं मानी जाती जबकि अन्य विकल्प सामान्यतः उपयोग में आते हैं। क्या होगा दोस्तों सही जवाब कि एक स्टोरेज की सामान्यतः कैपेसिटी नहीं मापी जाती है या अनुरूप नहीं मानी जाती है। 630 MB, 4.7 GB, 9.4 GB या 13 GB। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे सही जवाब। अगर आपने बुक पढ़ रखी है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बुक से लाया हूँ मैं आपके लिए, तो अगर बुक देख रखी है तो ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे, ठीक है। तो बताओ दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा 13 GB। कितना दोस्तों, 13 GB होगा। तो यहाँ पे लगा लीजिए डी ऑप्शन पे टिक, 13 GB। उम्मीद करता हूँ 17वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, 13 GB, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 18वां कि HDMI में प्रयुक्त HD का पूरा नाम क्या होता है और ये किस प्रकार की क्वालिटी को दर्शाता है। HDMI में प्रयुक्त HD का पूरा नाम क्या होता है और ये किस प्रकार की क्वालिटी को दर्शाता है। पहला हाई डेफिनेशन, दूसरा ह्यूज डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन या हैवी डिप्लॉयमेंट। बताओ दोस्तों क्या होगा 18वें का सही जवाब कि HDMI में प्रयुक्त HD का पूरा नाम क्या होता है और ये किस प्रकार की क्वालिटी को दर्शाता है। दोस्तों ये दर्शाएगा हाई डेफिनेशन।
सी ऑप्शन इज राइट बच्चों, सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करूंगा 18वां भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां है प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी ऑप्शन में निम्न में से कौन सा विकल्प वैलिड नहीं माना जाता जबकि अन्य डिस्प्ले मोड कॉमनली उपयोग किए जाते हैं। पहला कंप्यूटर ओनली, दूसरा इन्वर्टेड, तीसरा ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट या एक्सटेंड। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। 19वें में क्या सही जवाब होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करें एक बार। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों इन्वर्टेड, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करूंगा ये समझ में आ गया होगा। 20वां प्रश्न क्या है कि वीजीए केबल में कुल कितने पिंस होते हैं और ये किस प्रकार की सिंगल ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका जवाब सही। तो दोस्तों वीजीए केबल जो होता है ना, एक तरीके से मानो कि एक आपके पास में कैबिनेट रखा हुआ है और एक आपके पास में मॉनिटर है। ठीक है, तो मॉनिटर को कैबिनेट से कनेक्ट करने वाली जो केबल होती है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वीजीए केबल। क्या बोलते हैं बच्चों, वीजीए केबल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो पिन होते हैं इसमें ऐसा होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको कि 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 और 1 2 3 4 5 ऐसे रहता है और ये केबल का मुंह रहता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पिनों की संख्या कितनी होती है ये पूछा जा रहा है। तो इनकी पिनों की संख्या होती है 15। कितनी होती है दोस्तों, 15 होती है। 3 रो होती है, 1 2 और 3 रो में 15 पिन होती है। तो यहाँ पे आएगा 20वें में सी ऑप्शन इज राइट। दोस्तों इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं, जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न पढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको। आपके दोस्तों पेपर में आएंगे पूरे 35 प्रश्न। कितने प्रश्न आएंगे, 35 प्रश्न आएंगे। जो बच्चे नए हैं पहली बार एग्जाम देंगे वो बार बार पूछते हैं कि सर कितने प्रश्न आते हैं। ठीक है, 35 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहता है। तो हम बात करें, पेपर रहेगा आपका 70 मार्क्स का। कितने का रहेगा, 70 मार्क्स का रहेगा। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा समय मिलेगा दोस्तों 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। ठीक है, क्लियर है तक का। 60 मिनट आपको मिलेंगे, 35 प्रश्न आपको मिलेंगे, आपको करना है। ठीक है, और एग्जाम होगी दोस्तों OMR सीट पे। OMR सीट पे एग्जाम होती है। ऐसे 4 गोले मिलते हैं, उनको एक को फिल करना पड़ता है, भाई कौन सा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये बात आपको तो लग गई होगी। और हाँ, अगर आपने इन 35 प्रश्नों में से 14 प्रश्न सही कर दिए, 14 प्रश्न क्या कर दिए दोस्तों, सही कर दिए, तो आप क्या हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। मतलब 35 में से अगर आप 14 प्रश्न सही कर देते हैं तो आप क्या हो जाएंगे बच्चों, पास हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको नॉलेज समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो निम्न में से कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी प्रदान करता है बच्चों। निम्न में से कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी प्रदान करता है, अर्थात डिजिटल डाटा को फिजिकल फॉर्म यानी कि पेपर में बदलता है। बताओ ऐसा कौन सा डिवाइस आपको दिखाई दे रहा है जो डिजिटल डाटा को फिजिकल रूप में एक तरीके से बदलता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला ईमेल, प्रिंटर, फैक्स या सॉफ्टवेयर। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। निम्न में से कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी प्रदान करता है तथा डिजिटल डाटा को फिजिकल फॉर्म में बदलता है, ईमेल, प्रिंटर, फैक्स या सॉफ्टवेयर। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है डिजिटल डाटा को फिजिकल रूप में। ठीक है, यानी कि पेपर के रूप में। तो ये करता है बच्चों प्रिंटर। कौन करता है, प्रिंटर करता है। बी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों ने इसका जवाब सही दिया होगा। प्रिंटर क्या करता है दोस्तों, डिजिटल डाटा को फिजिकल फॉर्म में बदलता है। अब मैं बात करूँ दोस्तों आपसे, फिजिकल यानी कि पेपर के डाटा को डिजिटल फॉर्म में कौन बदलता है। मतलब आप बात करें, यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको इसमें। मान लो ये पेपर है, क्या है दोस्तों, ये पेपर है। तो पेपर के डाटा को डिजिटल रूप में कौन बदलता है, डिजिटल में। बताओ उल्टा कौन करता है इसका। तो ये करता है बच्चों स्कैनर। कौन करता है, स्कैनर करता है, स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्या करता है, पेपर जो होता है उसको डिजिटल रूप में बदलता है। कोई फोटो वगैरह को भी ये बदलता है डिजिटल रूप में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के 22वें प्रश्न की ओर। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाना जिनकी RSCET के एग्जाम है। अब बात करते हैं आज के 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का मुख्य उपयोग क्या होता है और ये किस प्रकार की फंक्शनलिटी प्रदान करता है। पहला ऑप्शन बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा स्कैन डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए एप्लीकेशन, तीसरा ऑप्शन OCR एप्लीकेशन या नन ऑफ दीज।
बताओ दोस्तों क्या होगा 22वें का सही जवाब कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का मुख्य उपयोग क्या होता है और ये किस प्रकार की फंक्शनैलिटी प्रदान करता है। तो ये करता है बच्चों बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। क्या करता है बच्चों? बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर, मतलब ए ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करूंगा 22वें में आपने ये कर लिया होगा कि बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपका सही हो गया होगा। तो इन 22 प्रश्नों में से अभी तक कितने प्रश्न आपके सही हो चुके हैं? कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, लेकिन अब तक मुझे बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो गए एकदम। अब चलते हैं आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि गूगल ड्राइव पर निम्न में से कौन कौन से फाइल टाइप अपलोड किए जा सकते हैं जिनसे या जिससे यूजर अपने विभिन्न प्रकार के डाटा को स्टोर कर सके। बताइए बच्चों, गूगल ड्राइव पर निम्न में से कौन कौन से फाइल टाइप अपलोड किए जा सकते हैं जिससे यूजर अपने विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं या कर सकें। पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल्स, दूसरा इमेज, तीसरा वीडियोज या उपरोक्त सभी। दोस्तों गूगल ड्राइव की बात की जाए तो यहाँ से क्या होता है, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? पहली बात तो यहाँ से हम इंटरनेट पे डाटा स्टोर कर सकते हैं। इंटरनेट पर अपना जो डाटा है ना उसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और कितना जीबी फ्री कर सकते हैं भाई? तो 15 जीबी तक फ्री कर सकते हैं। 15 जीबी क्या रहता है इसमें? फ्री रहता है। इसके बाद में अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो क्या होगा दोस्तों, एक तरीके से पैसे लगेंगे कुछ। तो यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल्स भी कर सकते हैं, एक्सेल की फाइल भी कर सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं बच्चों, और वीडियोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करूंगा 23वां प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मैं निकालता हूं एक बार इसको, ठीक है। 24वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि सीडी में डाटा कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिससे डाटा को डिस्क पर परमानेंटली लिखा जा सकता है या लिखा जाता है। सीडी में डाटा को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें डाटा को डिस्क पर परमानेंटली लिखा जाता है। पहला ऑप्शन स्टोरिंग, दूसरा कॉपिंग, तीसरा बर्निंग या पेस्टिंग। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। सीडी में डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें डेटा को डिस्क पर परमानेंटली लिखा जाता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बर्निंग। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? बर्निंग कहते हैं, BURNING, बर्निंग। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा सकते हैं आपसे कि सीडी में डाटा को कॉपी करने की प्रक्रिया या लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग कहलाती है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, बर्निंग। बच्चों क्या आएगा? बर्निंग आएगा, सी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब चलते हैं आज की क्लास के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 25वां। आप सभी पढ़ सकते हैं इसको, और मैं उम्मीद करूंगा इस प्रश्न का जवाब सभी बच्चे ठीक देंगे, मतलब सबके सब बच्चे इस प्रश्न का जवाब सही देंगे। तो 25वां प्रश्न आपके सामने कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसकी लेआउट और अपीयरेंस देखने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? फाइल प्रीव्यू का, प्रिंट प्रीव्यू का या स्टैंडर्ड प्रीव्यू का। 4 ऑप्शन आपके सामने, और चारों में से कौन सा सही होगा? इस सवाल के लिए मैं देता हूं दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय। देखते हैं किन किन बच्चों का सवाल मतलब सही जवाब आता है इस सवाल का। क्वेश्चन पढ़ देता हूं वापिस से। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसके लेआउट और अपीयरेंस को देखने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? फाइल प्रीव्यू का, प्री प्रिंट का या प्रिंट प्रीव्यू का, स्टैंडर्ड प्रीव्यू का। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 25वें का सही जवाब होगा, हम बात करें फाइल प्रीव्यू, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। प्री प्रिंट भी नहीं होगा, प्रिंट प्रीव्यू होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? प्रिंट प्रीव्यू होगा 25वें का। तो उम्मीद करता हूँ 25वें में आपने सभी ने सी पे टिक किया होगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इन 25 प्रश्नों की क्लास? उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है, और सभी ने इस क्लास के ज़्यादातर आंसर दिए होंगे। तो अब मुझे बताइए कि आपकी इस क्लास में से, इस 25 प्रश्नों में से कितने पर्सन ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं? जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब साथ में मुझे बताना, एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछ के जा रहा हूँ आज की क्लास का, मतलब आपके लिए होमवर्क हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर देगा। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने इसी क्लास में बताया आपको, ठीक है। तो अगर आपका क्लास में अच्छे से ध्यान होगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब 3-4 सेकंड में दे देंगे आराम से। बताना मुझे दोस्तों PNR का पूरा नाम क्या होता है? PNR का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बताओ।
अगर आपका क्लास में ध्यान है दोस्तों तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको पीएनआर का पूरा नाम, ठीक है, इसी क्लास के अंदर। तो बताइए बच्चों, पीएनआर का पूरा नाम क्या होता है? सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे। और अच्छी क्लास लगी, आपको समझ में आई, तो उन बच्चों के पास ज़रूर शेयर करो जिनकी RSCIT के एग्जाम है। और आप सभी को RSCIT के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी को और बखूबी कीजिएगा, ठीक है। आप मेरी पूरी क्लास देखिए एक बार, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा एक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।